अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रोशन खान। आज हम इनका सरप्राइज़ इंटरव्यू करने लगे हैं। बार बार पूछ रहे यार मुझे बोलना क्या, पूछोगे क्या। रोशन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं आजकल क्या रूटीन जा रही है आपकी? रूटीन बस यही चल रही है कि फ़िलहाल रिसर्च करते होती हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है केस के हवाले से। सीमा हैदर केस जो चल रहा है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो इसी को लेके चलते रहते हैं। सुबह से शाम तक रिसर्च होती है। जो रिसर्च होती है वो सुबह भी अपडेट देते हैं, शाम को भी दे देते हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है? अभी तो फ़िलहाल अपनी सारी चीज़ें, सारी मसरूफियात छोड़ दी हुई हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चों को किसी तरह पाकिस्तान वापस लाया जाए। बस फ़िलहाल इसी चीज़ को ही हमने अपना एक तरह से काम बनाया हुआ है। गांव कब जाएंगे? दादी दादा की अब याद नहीं आ रही आपको? याद आती है, बात भी होती है, करते रहते हैं बात, लेकिन जाना है। कुछ दिन में जाऊंगा, चक्कर लगा के आ जाऊंगा, जब तक कि इस केस को हम सॉल्व नहीं करते। क्योंकि दादी दादा ने भी मुझे यही कहा है कि पहले इस केस को देखो, जितना इसमें तुम डेवलपमेंट लेके आ सकते हो या जो चीज़ें हो सकती हैं पहले उनको क्लियर किया जाए। अब जो दादी दादा को मिस कर रहे हैं, जो वीडियोस को पसंद करते हैं, उनका क्या कसूर है ये बताएं। उनका कसूर तो कोई नहीं है। फ़िलहाल मैंने जो फ़नी वीडियोस बनाता होता था मैं, फ़िलहाल वो रुकी हुई हैं। उम्मीद है कि चंद दिनों में दोबारा शुरू कर देंगे। इस मैटर के चलते हुए भी हम दोबारा शुरू कर देंगे। बस शेड्यूल अपना एक सेट करना है कि अभी तो क्योंकि रिसर्च हमें ज़्यादा इस पर लग रही है, अभी कनेक्शन हमारे इतने बने नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है हिंदुस्तान में भी हमारे साथ काफ़ी बहनें हैं, काफ़ी भाई हैं जो जुड़ रहे हैं और ये हमें अपडेट देते रहते हैं कि अभी क्या क्या हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे वकला हजरात हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो इन फ्यूचर मुझे इसके ऊपर रिसर्च या मेहनत कम करनी पड़ेगी, बल्कि हमें अपडेट जो है वो मिल जाया करेगी वैसे ही। तो मैं अपने रूटीन को सेट करते हुए वापस गांव चला जाऊंगा, अपनी वीडियोस को दोबारा शुरू करूंगा जैसा कि मैं बनाया करता था फनी वीडियोस। रूटीन कब तक सेट होगी? सबसे मेन सवाल इस वक्त ये है। ये तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते लग सकते हैं। और इस दौरान एक और चीज़ भी है कि एक दोस्त है मेरा यूके से, उसने आना है। अगर तो वो आ जाता है तो फ़िलहाल तो मुझे अपनी वीडियोस को सिर्फ 1 महीने के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसने तकरीबन 15 से 20 दिन पाकिस्तान में रहना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि दादी दादा जो हैं अब वो कैसे हैं? आपको मिस नहीं करते? कोई कॉल वगैरह करते हैं तो क्या बात होती है अब? वो तो कहते हैं कि या तो तुम इधर आते ना, आदत बनी हुई थी रहने की, अब आ गए हो तो दोबारा वापस आओ, यानी गाँव आ जाओ। अब एक बार आने की वजह से अब हमारा दिल नहीं लगता, मिस करते रहते हैं। अच्छा वैसे मुझसे नहीं मशवरा मांगेंगे? दें जी मशवरा। मशवरा तो ये है कि या तो दादी दादा को इधर बुला लो या फिर तुम पक्के पक्के गाँव ही चले जाओ। वहाँ से भी आप टॉपिक कवर कर तो सकते हैं। कवर किया जा सकता है। एक तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा वहाँ पे मसला है, यही वजह है कि मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ गया है। लेकिन फिर जब गाँव होते हैं तो वीडियोस कैसे अपलोड होती हैं? वो एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, ना ही रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो मेरी अपनी वीडियो होती है, बनाई एडिट की 3-4 घंटे में अपलोड होती है। यानी कि जैसे मैंने अभी इसको अपलोड पे लगाया है और अभी टाइम हो रहा है 5:44 हो रहे हैं, तो मुझे तकरीबन 7:30 से 8 बज जाएंगे। चलिए ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताना ये जो सब्सक्राइबर हैं जो आपके नोटिफिकेशन देखते हैं, वो नोटिफिकेशन देखते हैं सीमा है, अच्छा या फिर छोड़ो, उनका क्या कसूर है? उनको भी फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा मेरे साथ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बात है बच्चों की कोशिश है कि हम उनको वापस ले आएँ। और हिंदुस्तान के लोग भी यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं हैदर भाई को वापस मिलने चाहिए। अगर आप अलग चैनल बना लें और लोगों को कह दें कि भाई मेरा ये चैनल भी है, प्लीज़ इस तरह की न्यूज़ के लिए ये करें, जैसे आप पहले शहाब भाई को कवर कर रहे थे, अब आप सीमा हैदर को कवर करें, तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं हो जाएगा कि एक अलग चैनल उसका बन जाए और फ़नी का अलग ही बन जाए, क्योंकि फ़नी वाले आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम शुरू नहीं किया। हालांकि जिस दिन मैं गांव से आ रहा था उस दिन भी यही सोचा था कि आज एक नया चैनल बनाते हैं जो इस तरह की न्यूज़ होती है, या फिर जिस तरह से इस टॉपिक को लेके चल रहा हूँ इस तरह से टॉपिक तो आते रहते हैं, उनको कवर करने के लिए एक अलग से चैनल होना चाहिए और अपने काम के लिए एक मेन चैनल जो अभी मेरा है यही होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि यूट्यूब से काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान में अब जुड़ रहे हैं, तो यूट्यूब क्या वाकई अच्छा पे कर देते हैं? ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अगर तो आपके कंटेंट में जान है फिर आपको यूट्यूब भी अच्छा पे करता है। इसके ऊपर आपका आरपीएम अच्छा आ रहा होता है, जैसे कि 1000 व्यूज़ पे आपको मिल रहे होते हैं $0.30, $0.50, इससे ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन अगर कंटेंट में जान नहीं है, कोई ख़ास इस तरह का नहीं है जिसको देखा जाए, तो मतलब आवाम देखते ही उसको छोड़ के जा रही है, तो उसके ऊपर आरपीएम आपका आता ही नहीं, कोई ख़ास नहीं आता। 1 लाख व्यूज़ भी आ जाए तो उस पर $2-3 बन रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपका कंटेंट अच्छा है, 1 लाख व्यूज़ पे आपको $60 से $70 भी मिल रहे होते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त पाकिस्तानी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और वो 5-10 वीडियो डाल के बस छोड़ देते हैं, वो फिर क्या करें? ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप यूट्यूब पे भी आए हो, यूट्यूब को समझा भी है और उसके बाद ये सोच के छोड़ दिया कि व्यूज़ नहीं आ रहे। आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के देख लें, चंद होंगे जो किसी की वजह से, जैसा कि डक्की भाई है, वो अपनी उसकी जो बीवी आई हैं यूट्यूब पे आई हैं, तो वो डक्की की वजह से मशहूर हुई हैं। इसी तरह से अगर डक्की को देखा जाए, वो किसकी वजह से मशहूर हुआ है, तो उसने मेहनत की थी, उसने एक टॉपिक पकड़ा था जिसको लोगों ने देखना भी पसंद किया। वो 2 हस्बैंड वाइफ हैं, शामिर अब्बास नहीं, शाम इदरीस, हाँ शाम इदरीस जो है, उसके ऊपर उसने वीडियोस बनाई थी, रोस्टिंग वीडियोस बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। तो उससे पहले का वो काम कर रहा था। इसी तरह से मिस्टर जे प्लेस का आपको शायद पता ही होगा कि वो लाइव आता था, सिर्फ अपना दूसरा मोबाइल, जैसे मेरे पास इस वक्त 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल से वो लाइव आया हुआ है या एक डिवाइस से वो लाइव आया हुआ है, दूसरे मोबाइल से खुद को देख रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि एक वॉचिंग आ रही है। एक वॉचिंग कहाँ से आ रही है? अपनी दूसरी डिवाइस से आ रही है। 2 साल वो इस तरह से लेके चलता रहा था। तो काम तो करना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल। मैंने अपना फनी कंटेंट शुरू किया, पहले 4 महीने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, उसके बाद रिस्पॉन्स आया। तो ये चीज़ें तो होती हैं, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स आपके अंदर आती हैं, आपको समझ आती है कि मार्केट किस चीज़ को देखना पसंद करती है, मार्केट में इनकी ऑडियंस किस चीज़ को देखना पसंद करती है। वक्त लगता है। मुझे ये बताएं कि दीगर कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पाकिस्तान में बस जब बात की जाती है तो बस यूट्यूब आ गई, फेसबुक आ गई, इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आजकल लाइव वाले बड़े आए हुए हैं। अभी सुबह यहाँ पे एक लड़का आया हुआ था मेरे भाई के पास, वो कहता है कि रोशन भाई आप इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप सिर्फ टिकटॉक पे ही हैं, लाइव नहीं आते? ऐसे ही कह रहा था। हाँ, तो लाइव, मैंने कहा भाई टिकटॉक पे बस लाइव आने का सोच रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं बन पा रहा। तो उसने एक प्लेटफॉर्म का नाम बताया, जो कि एक तो नहीं बताया, काफ़ी सारे बताए जहाँ पे वो लाइव आता है। उसने बताया कि भाई तकरीबन $300 से $400 कमा रहा हूँ। छोटा सा बच्चा $400 तक कमा रहा है। ये लाइव प्लेटफॉर्म इस तरह के काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आना पड़ता है। फिर वो अम्मी अब्बू की बात मानते हैं $400 कमाने के बाद? ये तो अब उसको पता होगा, क्योंकि मेरी उसके साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात थी और वो भी मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था कि जी आप फनी वीडियोस बनाते हैं, मैंने आपसे मिलना है। तो इस तरह से चल रहा है सारा, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ता है, प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से आपकी अर्निंग की जा सकती है, आप कर सकते हैं। अच्छा रोशन, एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा। सॉरी, हमारे जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं वो भी अक्सर नहीं चाह रहे होते कि हमारा बच्चा जो है कोई अभी से ही कमाए। वो जान के उसे पहले स्टडी के पीछे लगाए रखते हैं और उसके पास अगर टाइम होता भी है तो उसे यूटिलाइज नहीं करवाते। और कहीं ना कहीं ये सोच भी पाई जाती है कि बच्चा अगर पैरों पे हो गया तो निकल जाएगा हाथ से। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा आपसे ही सवाल है कि आपने एजुकेशन मुझसे ज्यादा हासिल की हुई है, आप महीने के क्या 50,000 से ऊपर कमा पा रहे हैं? बिल्कुल। 60,000 से ऊपर नहीं, चले ठीक है, 50,000 तक कमा रहे हैं। हाँ 55, चले ठीक है, 55 ठीक है, लाख तक तो आप नहीं जा पा रहे ना। हाँ, नहीं लेकिन जो लोग अभी से यूट्यूब पे लगे हैं वो लाख से ऊपर ही कमा रहे हैं। जैसे लड़के ने मुझे $300 बताए हैं कि कम से कम वो एक प्लेटफॉर्म से $300 उठा रहे हैं। 3-4 और भी बताए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म का उसने कहा कि मेरी इस पे जो है बहुत ज्यादा पैसे बन रहे हैं, $300 तक महीना का आराम से आ रहा है। मुझे लगा कि बस जैसे होते हैं ना, बच्चे आके बता देते हैं कि भाई ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, तो मुझे ये चीज़ लगी। लेकिन जब उसने दिखाए, स्क्रीनशॉट दिखाए, बैंक में पैसे आए हुए हैं और डॉलर्स में ही आए हुए हैं, फिर मुझे हैरत हुई और मैंने उस ऐप को अपने फ़ोन पे भी इंस्टॉल किया। अभी क्योंकि हम प्रमोशन तो किसी चीज़ की कर नहीं रहे, इसलिए आप खुद ही रिसर्च कर लीजिएगा कि टिकटॉक के अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो लाइव पे आपको पैसा दे सकते हैं। तो जी, अभी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा कि हमारे पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ी गलती है। जैसा कि पिछले दिनों एक टिकटॉकर से ही मेरा कॉन्टैक्ट हुआ जो कि एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन मैंने उनको मशवरा दिया कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप कोशिश करें कि लिपसिंग के अलावा अपना कंटेंट भी लाएं, क्योंकि कभी कभार वो महीने में 1 से 2 वीडियोस अपनी भी डालते हैं जिसपे अच्छे उनके व्यूज आते हैं। अब वो शिफ्ट नहीं हो रहे, कहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहे जी, यूट्यूब पे नहीं शिफ्ट हो रहे, फेसबुक पे शिफ्ट नहीं हो रहे, अपने आप को लेके नहीं आ रहे। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो कहते हैं कि बच्चा अभी पढ़ रहा है, भाई टिकटॉक पे भी तो आया हुआ है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो समझना ही नहीं चाह रहे कि ये जो प्लेटफॉर्म है कितना पैसा दे सकते हैं। दौर चेंज हो चुका है, लेकिन हमारे जो पुराने पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं उनको पुराना ही कहूँगा, उन्होंने अपनी सोच को अभी तक वहीं पे रखा हुआ है। अब जैसा मेरे पास काफ़ी सारे लोग इस तरह के आते हैं, मैं हॉस्पिटल में मैनेजर रह चुका हूँ, पढ़े लिखे लोग आते थे, वो कहते थे कि यार हमें छोटी सी जॉब दे दो, 15-20 हज़ार वाली दे दो। जैसे होता है कि रात को चपरासी की नौकरी चाहिए जो वहाँ पे दरवाजे पे बैठा रहता है, तो ये अगर मिल जाए। तो लोग भटक रहे हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप भटकेंगे नहीं।
आपने देखा होगा काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं आजकल, जैसे JDC की मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे, उन्होंने IT सेंटर खोला हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के हैं जिन्होंने तालीम हासिल की, स्किल्स हासिल की, तालीम तो नहीं कहूँगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम को, ये जो किताबों वाली पढ़ाई होती है, इसको तालीम समझा जाता है, और स्किल्स को जो है वो कहते हैं कि यार ये क्या, हमारा बच्चा अभी से काम करेगा या हमारा बच्चा जो अभी से मेहनत मजदूरी करेगा। तो ये जो बच्चे अभी से मेहनत मजदूरी करेंगे या इन चीज़ों को जानेंगे, वो ही आगे जाके बॉस बनेंगे उन लोगों के जो लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं। रोशन, मुझे ये बताएं कि एक पेरेंट है, वो 12 to 15,000 अपने बच्चे की फीस दे रहा है। मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे स्कूल में हैं, और ज़ाहिर है हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता, वही बच्चे आ सकते हैं जो फैमिली वाइज स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली जो है वो नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास कभी मोबाइल का इशू, कभी बाकी चीज़ें। वो पेरेंट्स 12 to 15,000 दे रहे हैं स्कूल की फीस, 7 to 8,000 दे रहे हैं उसकी कन्वेंस के। फिर उस बच्चे का लंच अलग है, उस बच्चे की अलग कोई चीज़ें लेनी है वो अलग है। तो वही पेरेंट जब 10,000 किसी ऐसे बंदे को देने पड़ेगी जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करता है, तो इसमें क्या हर्ज है? यही माइंडसेट हमारे जितने भी पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं चाहे इंडियन पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर, वैसे इंडियन पेरेंट्स अब चेंज हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी पेरेंट्स अभी भी पीछे फिर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हम किसी को क्यों किसी चीज़ के पैसे दें, ये तो हम भी कर लेंगे। भाई आप कर लोगे, अब जैसे ये वीडियो बन रही है, इसको अगर हम ऐसे ही पोस्ट कर देंगे इसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका थंबनेल बनाना पड़ता है, इसके टैग्स लगाने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोफेशनल बंदा करता होता है। अगर एक बंदा अच्छी वीडियो बना के उसको वैसे ही डाल देगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अच्छा लेज़ का पैकेट है, उसको मैं बेचना चाहता हूँ, उसकी प्राइस 200 है, और मैं जाके वैसे किसी गांव में जाके एक नॉर्मल सा लेस का पैकेट उठा लूं जिसकी प्राइस 20 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपये लगा लो जी, 50 रुपये का, और वो 200 वाला, तो जो बच्चे हैं वो 200 वाले के छोड़ के 50 रुपये वाला खरीदना चाहेंगे। तो हमारी जो चीज़ है वो मेन जगह जहाँ पे जानी चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाती अगर हम मेहनत भी करते हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स जितने भी होते हैं उनकी गलती है कि वो इस प्लेटफॉर्म की तरफ, फॉर एग्जांपल वो आ भी चुके हैं, यूट्यूब पे आ चुके हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो वो उस बंदे को हायर नहीं करते या फिर अपनी रिसर्च को उस काबिल नहीं बनाते कि वो इतना आगे जा पाएं। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने अक्सर ये भी देखा कि पेरेंट्स जो है, अगर बच्चे में सेल्फ इंटरेस्ट भी है तो भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट को दफना दिया जाता है बिना गुस्सा दिए हुए। तो ये क्या वजह है? वही है ना इसमें कि हमारे यहाँ इस नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है। एक तो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, हमारे पेरेंट्स ख़ास तौर पे जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को देखते होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की मुहिम चलाई जाए कि भाई दौर चेंज हो चुका है, अब वही चीज़ें नहीं रही। अगर बच्चा वेबसाइट बनाना भी सीख चुका है ना, आजकल ये इंटेल इस तरह की वेबसाइट्स आ चुकी हैं कि आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस दोगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि काफ़ी मशहूर हुई पड़ी है, चैट GPT। इसको कुछ भी आप कहोगे तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे देगी, जो जो चीज़ें की जा सकती हैं। इसी तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाली इस तरह की भी वेबसाइट्स हैं कि आप कोई इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपको उस तरह की तस्वीर बना देगी, उस तरह की वीडियो बना देगी। या फिर आप किसी वेबसाइट को टॉपिक दोगे तो वो आपको एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना के दे देगी। यानी आपने टॉपिक दिया, वीडियो बना के दे दी, आप यूट्यूब पे लगा लो। तो यहाँ पे हमें रिसर्च करना बनता है कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको ये लगता है कि अगर हम बच्चे को वेबसाइट बनाना सिखवा देंगे तो हमारा बच्चा आगे निकल जाएगा। अब वेबसाइट से भी आगे की चीज़ें आ चुकी हैं। जो AI है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि हमें आजकल उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। वेबसाइट बनाना भी आनी चाहिए, ठीक है, समझ आती है, लेकिन वेबसाइट बनाने के ऊपर भी आजकल AI ने इतनी गिरफ्त पकड़ ली हुई है कि इंस्ट्रक्शन दो, अपने मुताबिक वेबसाइट बनवा लो। और इन फ्यूचर अगले 2-3 सालों में मुख्तलिफ मुश्किल वेबसाइट्स जो होती हैं वो भी बनाना है इसी AI की मदद से आसान हो जाएंगी। मतलब टूल्स की अब जो है वो खात्मा किया जा रहा है, ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द। अच्छा, मोस्टली पेरेंट्स को ये नहीं पता कि यूट्यूब पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो इसी चक्कर में रहते हैं कि हमने बच्चे को एकेडमी भेजना है, वो वहाँ जाएगा, वहाँ सीखेगा, फिर हमारा फ्यू लगेगा। इस बारे में क्या कहेंगे? ये चीज़ें तो पेरेंट्स को ख़त्म कर देनी चाहिए ना, कि अब हर आए दिन हमारे सामने से स्क्रॉल करने के दौरान भी वीडियोस गुजरती हैं कि फ़लाँ बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया जी, इतने पैसे कमाने की बात हो रही है। या फिर कोई ऐसा टास्क जिसमें हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं काफ़ी पीछे हैं। तो स्कूल पे आप पैसा खर्च कर रहे हो,
आप मुख्तलिफ चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हो। इवन कि आप अकेडमी बच्चे को भेज रहे हो, ड्राइवर बच्चे के लिए रखा हुआ है कि वो अकेडमी लेके जाएगा लेके आएगा। क्या ही अच्छा हो कि आप एक टीचर इस तरह का भी रख लें जो बच्चे को जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में समझाए, उनके बारे में पढ़ाए। सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम, डेली के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा बच्चा सीख लिया करे। इसमें यह होता है, मज़े की चीज़ ये होती है कि आपको जो होता है ना कि रट्टे लगाने हैं दिमाग में, वो नहीं लगाने पड़ते क्योंकि आप प्रैक्टिकली एक चीज़ को कर रहे होते हैं। हमारे स्कूलों में क्या होता है, जितने भी आप देखेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, वो बेचारे रटे रटाए होते हैं, उनको कोई ख़ास इतना नॉलेज नहीं होती। आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे टॉप करते हैं, उसके बावजूद अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो जाती है तो कहते हैं आपको फलां कंट्री जाना पड़ेगा। इसकी क्या वजह हो सकती है? यही वजह है कि हमारे यहाँ पढ़ाइयाँ हैं, सब कुछ है, पैसा भी ज़ाय किया जाता है बच्चों पे। मैं ज़ाय करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाय ही किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, सिर्फ ये पैसा ज़ाय किया जा रहा है। जब आपने अपने बच्चे को पढ़ा के कोई नौकरी बनाना है, मतलब क्यों आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी पोजीशन क्यों ले, ताकि अच्छी जगह नौकरी लग जाए। तो भाई नौकरी क्यों, बिजनेस क्यों नहीं? ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स में आनी चाहिए, ताकि इस चीज़ के आने के बाद मेरा अंदाज़ा है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, अगर पेरेंट्स का माइंड सेट ये बन जाए कि बच्चे को नौकर नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनाना है या ऐसी चीज़ों की तरफ लेके आना है। पेरेंटिंग के वाले से एक और मेरा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स ने यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स भी तो ढूंढ के दे सकते हैं कि मतलब कि जहाँ से वो ऑनलाइन कोर्स वगैरह को कर सकते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि जैसे शुरू में था कि टिकटॉक को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब आप देख लें कि जो बाइक का मैकेनिक है उसने भी अपना चैनल बनाया हुआ है, अगर कोई प्लम्बर है तो उसने भी अपना चैनल बनाया हुआ है, वो इन चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो इस तरह यूट्यूब पे जो चैनल्स है, पेरेंट्स उस तरफ क्यों नहीं रजू करवा रहे बच्चे को? शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें वक्त में, कि जब एक टेक्नोलॉजी आई थी स्पीकर वाली, आपने देखा होगा कि जब मस्जिदों पे कुछ लोगों ने स्पीकर लगाए कि अजान इनमें दी जाए, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने, कुछ मौलवियों ने, हमारे जैसे लोगों ने वहाँ पे फतवे दिए या फिर ये बात की कि नहीं भाई ये अंग्रेज़ों की ईजाद है, इसको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से जब टिकटॉक आई थी तब भी यही चीज़ हुई कि इस पे खुसरे हैं, इस पे औरतें हैं, इस पे बरहाना लिबास पहनने वाले लोग हैं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। 2018 में मैंने भी टिकटॉक को, उस वक्त इसका नाम म्यूजिकली होता था, यही सोच के छोड़ दिया था कि किसी बंदे ने मुझे कहा था, उनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, कि ये किस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, यहाँ पे तो खुसरे होते हैं, क्या तुम खुसरे हो? तो ये सोच के मैंने भी छोड़ दिया। 40,000 मेरे उस वक्त फॉलोअर्स हो चुके थे, जो कि बाहर के थे, पाकिस्तान में तो उस वक्त सही तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। 2018 के दरमियान में जाके थोड़ी थोड़ी टिकटॉक म्यूजिकली पाकिस्तान में आना शुरू हो चुकी थी। फिर जब इसको ख़रीदा गया चाइना की तरफ से, एक और कंपनी ने ख़रीदा था, तब इसका नाम टिकटॉक हुआ और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गई, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग की गई थी। जैसा कि हमारे आगे स्क्रॉल करने के दौरान अगर कोई गलत वीडियो आ जाती थी जिसमें कि किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, सही वाले कपड़े, जो कि हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी होती थी, तो वो तमाम चीज़ें हट गई। अब जो चीज़ हम सर्च करेंगे, देखेंगे, वही चीज़ आगे आएगी। इवन के हम अगर यूट्यूब पे जाके कुछ सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उससे मिलती जुलती चीज़ें हमारे टिकटॉक के ऊपर भी आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने फ़ोन को इजाज़त दी हुई होती है कि जो चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं या जो चीज़ें हम देख रहे हैं या जिन पे हमारी रिसर्च चल रही है, उन्हीं के बारे में चीज़ें सामने आएँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब हो क्या सकता है, मतलब कि जो माशरे में पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं बच्चे के लिए, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? ये बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हाँ, इसमें जो चीज़ मेन है, एक तो बच्चों के पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा मोबाइल यूज़ करेगा तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन खराब तो वो वैसे पहले ही है। हाँ, जो इस वक्त 4-5 का बच्चे, वो तो पहले ही मतलब समझदार है। समझदार होने की भी वजह है, पेरेंट्स को लगता है कि हमने मोबाइल नहीं दिया हुआ है या मोबाइल को लिमिटेड किया हुआ है तो हमारा बच्चा ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के लिए है कि देखिए, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इस बारे में कि हमारा जो बच्चा है मोबाइल यूज़ करता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ मोबाइल में की जाए कि वो सिर्फ अच्छी चीज़ों को एक्सेस कर सके। कोई अगर रॉन्ग चीज़ आगे सामने आ रही है तो मोबाइल अपने आप ही उस चीज़ को ब्लॉक कर दे। तो इसके लिए गूगल की तरफ से भी ऐप्स दी गई हैं, गूगल फैमिली लिंक के नाम से है। इसी तरह से प्राइवेट ऐप्स और भी काफ़ी सारी हैं, प्ले स्टोर पे भी पड़ी हुई हैं। गूगल के ऊपर आपको इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे आप बच्चे को एप्पल का फ़ोन लेके देते हैं, जिसको आईफोन कहते हैं हमारी ज़बान में, तो उसके लिए आपको इसका जो ऐप स्टोर होता है उसके अंदर इस तरह की ऐप्स मिल जाएंगी, जिनको आप इंस्टॉल करके बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चा कुछ गलत सर्च करने की कोशिश कर रहा है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई जाओ अपने बच्चे को जाके देखो ये क्या कर रहा है।
या फिर आप सिरे से ही उस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। और जो एजुकेशनल चीज़ें होती हैं सिर्फ आपका बच्चा यूट्यूब पे भी उन्हीं को सर्च कर पाएगा। तो सब कुछ आसान हो चुका है। वो पुराना दौर होता था जब हमें लगता था कि यार सब कुछ तहस महस हो सकता है, बच्चे को ये चीज़ ना दी जाए। और बच्चे को अगर आप ठीक से टाइम दें ना तो बच्चा आपका दोस्त बन जाता है। ये पेरेंट्स को करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे ने कुछ गलती की नहीं, एक थप्पड़ मारा, चलो जी हो गया काम खत्म। तो ऐसे तो नहीं होता। आप बच्चे को समझाओ, उसको इतना अपने साथ फ्रैंक करें, दोस्ती करें कि बच्चा आपको अपना दोस्त समझे, फिर आपकी बात हर हाल में मानेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल में ला के बच्चे को मोबाइल के हिसाब से भी, जैसे ये 2 मोबाइल हैं तो मैं एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके इस मोबाइल को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, मुझे इस मोबाइल पर पता चल जाएगा, फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि भाई जा इसको चेक कर, ये चीज़ सर्च की जा रही है। और मोबाइल ये भी बता देगा, वो ऐप बता देगी कि मैंने इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया है। बच्चा आपका सर्च कर रहा था लेकिन मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें उसके सामने शो होंगी। इसी तरह से यूके के अंदर ये चीज़ें काफ़ी अरसे से चल रही हैं। बच्चा अगर कुछ यूट्यूब पे खोलने की कोशिश करेगा अपने टॉपिक से हट के, वो चीज़ खुलेगी नहीं। इस तरह की ऐप्स वहाँ पे बना दी गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बना दी गई हुई हैं। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए इस तरह की चीज़ें करे। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, स्कूल वालों को इतना ज़्यादा फोर्स करें कि स्कूल वाले इस तरह की ऐप्स बनवाएं। मेरा एक दोस्त है, उसका भाई पढ़ता है स्कूल में, यूके के एक स्कूल में। स्कूल की अपनी एक ऐप है, सिर्फ उस पूरे मोबाइल में वो ऐप चलेगी। ऐप के सॉफ्टवेयर के अंदर ही जाके आप जो चीज़ें सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपकी पूरी हिस्ट्री उसमें रिकॉर्ड होती जाएगी। तमाम तर चीज़ें जितनी भी मोबाइल में चलेंगी वो उस ऐप के ज़रिए चलेंगी, उसके अलावा नहीं चलेंगी, जो स्कूल वालों ने दी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे स्कूल वाले भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें इतनी महंगी होती तो क्या वो स्कूल वाले अफोर्ड करते? नहीं करना था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता अगर लाया जाए पाकिस्तान में। ये पेरेंट्स अगर स्कूल वालों को फोर्स करें और स्कूल वालों को ये भी फोर्स करें कि आप रट्टे रटाए के ऊपर या हमारे बच्चों को जो होती है ना कि ये ऐसे गरारी दे दो और ये चलना शुरू हो जाएंगे, इस चीज़ से हट के आगे भी देखना शुरू हो जाएं कि भाई चलना कैसे है। ये उन्हीं के बस वो गरारी यूं भरी जो होती थी पहले, गाड़ियाँ मिलती थी, हाँ चाबी यूं दी, चलो भाई चलती हुई जा रही है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस जाई जा रही है आगे, चाहे कुआं आ जाए। तो ये चीज़ें तो हमारे स्कूल वालों को, पेरेंट्स को मिलके या पेरेंट्स को फोर्स करना होगा स्कूल वालों को कि भाई रटे रटाए को छोड़ो, चाबी वाले हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें असल वाले बच्चे चाहिए, मशीनें नहीं चाहिए हमें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भी कमेंट करें, अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो भी ज़रूर कमेंट करें। हम आपके इख्तलाफ की कदर करेंगे, ऐसे ही रोशन? जी हाँ बिल्कुल। और इख्तलाफ बनता है अगर आपका तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखें और वजह भी लिखें साथ में कि भाई आपने ये गलत बात कर दी है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे अंदर अभी तक ये चीज़ें जो हैं डेवलप नहीं हुई, ताकि हम उस चीज़ पे भी वर्क करें। और मज़ीद हम इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह के सेशंस लाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।